वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, जो आपके सीयूटी और बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो एक तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने पढ़ी थी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या अधिक होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पावरफुल होगा। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है। तो सामान्य क्या होता है कि सामान्यतः ये मान लेते हैं कि जो आपका एरिया है, क्षेत्रफल है, वो एक अदिश राशि है, वो एक अदिश राशि है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पे एरिया को वेक्टर माना गया है। एरिया को क्या माना गया है, वेक्टर माना गया है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में मैं बात कर रहा हूं कि एरिया को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अगर बेटा वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। जैसे ये मैंने आपका बनाया एक स्क्वायर, और ये स्क्वायर बनाया मैंने ए साइड का। स्क्वायर मैंने किसका बनाया, ए साइड का। अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो बेटा जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा। एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर आप बाहर भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर आप अंदर भी ले सकते हो। कोई एक डायरेक्शन आप ले सकते हो, परपेंडिकुलर बाहर की ओर भी और परपेंडिकुलर अंदर की ओर भी। बस ये ध्यान रखना कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पर हमने जो इनिशियली कंसीडर कर लिया है कि इलेक्ट्रिक यहाँ पर जो एरिया है उसका जो वेक्टर डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है, तो पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हम हमेशा क्या मानेंगे, बाहर मानेंगे। ठीक है ना। तो ये हम पहले ही मान लेते हैं कि बाहर की ओर है कि अंदर की ओर है। ठीक। तो दूसरा जैसे अगर बनाया जाए, ये मैंने आपका एक सर्कल बनाया और इसका रेडियस क्या है, आर है। तो बेटा अगर इसका एरिया देखें तो इसका जो एरिया होगा मॉड ए वेक्टर, वो आपका पाई आर स्क्वायर होगा। वो आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर आप देखोगे इस सर्कल को तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा या तो प्लस वाई एक्सिस पर होगा या माइनस वाई एक्सिस पर होगा। तो प्लस वाई एक्सिस के लिए हम लोग क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं। माइनस वाई एक्सिस के लिए क्या लेते हैं, माइनस जे कैप लेते हैं। तो अगर इसका एरिया वेक्टर लिखा जाए, ए वेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर जे कैप, ये भी सही है, पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप, ये भी सही है। ठीक। बस हमें शुरुआत में ही मान लेना होता है किसी एक को, कि या तो हम बाहर की ओर मान लें या तो हम अंदर की ओर मान लें। ये आपका जो स्क्वायर है या जो सर्कल है, ये आपको रेक्टेंगल बोला जाए, आयत बोला जाए, या आपका ट्रेपेजियम बोला जाए, या आपका ट्रायंगुलर प्लेट बोला जाए, त्रिभुजाकार पटल, ये सभी के सभी ओपन सरफेस होते हैं। ये सभी के सभी कैसे होते हैं, ओपन सरफेस होते हैं। और इन ओपन सरफेस की जो डायरेक्शन होती है, इन ओपन सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब आप अपने हिसाब से बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मैंने एक स्फीयर बना दिया, ये आपका गोला है, या मैंने आपका एक क्यूब बना दिया, तो यहां पर ये जो आपको
आकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये क्लोज्ड सरफेस होते हैं। कैसे सरफेस होते हैं? क्लोज्ड सरफेस। और क्लोज्ड सरफेस की जब बात की जाती है तो यहां पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, यहां पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो नॉर्मल आउटवर्ड होती है। ये याद रखिएगा कि क्लोज्ड सरफेस पर जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं हम लोग, लंबवत बाहर की ओर ड्रॉ करते हैं। कहां करते हैं? बाहर की ओर। ठीक है ना? यहां पर आप इनवर्ट नहीं मानेंगे। जब भी क्लोज सरफेस होगा, एग्जांपल के तौर पर स्फीयर, क्यूब, तो यहां पर सिलेंडर भी होगा, तो यहां पर हमेशा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां मानेंगे? उस सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर की ओर। तो दो बातें हो गई कि एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट पे एरिया आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। वो इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। बस किसी एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय हम कोई एक चीज मान लेते हैं और उसी से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर क्लोज्ड सरफेस है जैसे आपका स्फीयर या क्यूब, तो यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो जो नॉर्मल आउटवर्ड है उसको हम लोग लिख सकते हैं एन कैप, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो एरिया वेक्टर होगा, ए वेक्टर, ए इंटू एन कैप लिखा जा सकता है। ए इंटू एन कैप लिखा जा सकता है। ए आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एन आपका क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ओके, तो यहां से हम लोगों ने एरिया समझ लिया। तो दिमाग में हमेशा रखिएगा कि एरिया वेक्टर आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो जैसे ये आपका एक प्लेन दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उतना ही अधिक होगा। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी उतनी अधिक होगी। जितना प्लेन सरफेस अधिक होगा, उतनी ही इलेक्ट्रिक एनर्जी अधिक होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो अगर उसको डिफाइन करें, किसी भी सतह से, किसी भी पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह की माप है, किसी भी पृष्ठ से जो वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह की माप है, उस माप को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस माप को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये याद रखिएगा, किसी भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह की माप को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आप दूसरा ये भी डिफिनीशन दे सकते हो कि जो आपकी फ्लक्स लाइंस है, फ्लक्स लाइंस मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर किसी भी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस की बात की जाए, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो यहां पर ये आपने एक सरफेस मान लिया ए, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस हैं। आप देख रहे हो कि इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पे जो प्लेन सरफेस लिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस के क्या लिया गया है? परपेंडिकुलर लिया गया है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा ई इंटू ए, ई इंटू ए।
लेकिन अगर प्लेन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना होकर ये थीटा है, मतलब कहने का ये आपका एक प्लेन सरफेस है और इस पर आपने एक नॉर्मल खींचा है और इस नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रही हैं, थीटा बना रही हैं। प्लेन सरफेस से जो आपका प्लेन सरफेस है उस पर खींचा गया नॉर्मल है और उस नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रही हैं, थीटा बना रही हैं। तो अगर हम इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखें तो वो हो जाएगा ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा ई इंटू ए कॉस थीटा। ई इंटू ए कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ई कॉस थीटा, ए ई कॉस थीटा। और थीटा प्लेन पर खींचे गए नॉर्मल से, थीटा प्लेन पर खींचे गए नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। ठीक है ना? तो आपने वेक्टर में पढ़ा था ए बी कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो उस हिसाब से इसको हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये डॉट लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका जो बेटा यूनिट होगा वो न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर होगा, या दूसरा यूनिट हो सकता है, दूसरा यूनिट ई का दूसरा एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, और एरिया के लिए लिख दिया गया मीटर स्क्वायर। तो यहां से जो दूसरा यूनिट बनेगा वो होगा वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट हो गए। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायमेंशन होगी M L3 T-3 A-1, ये आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये आपके फार्मूले रहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अगर आपका प्लेन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सरफेस पर खींचे गए नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है तो फाई बराबर ए ई कॉस थीटा। वेक्टर फॉर्म पे फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। तो डॉट लगा है तो मतलब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है ना? और ये यूनिट और डायमेंशन आपको याद रखने होंगे। ठीक, जब ये हम लोगों ने पढ़ लिया तो यहाँ पे दो वन लाइनर फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, और में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, इफ प्लेन सरफेस is perpendicular to electric field, बेटा जो आपका समतल पृष्ठ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको बताया गया था कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाता है वो प्लेन पर खींचे गए नॉर्मल से लिया जाता है। जैसे ये यहां पर आपने ये एक नॉर्मल बनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है इस तरह। ठीक है? तो आप देखोगे नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना दिखाई दे रहा है आपको, 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। और फाई ई बराबर आपने पढ़ा है ई ए कॉस थीटा। जो आप थीटा की जगह 0 रखोगे तो ई ए आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है? तो याद रखिएगा, क्योंकि सामान्यतः क्या है कि जब आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ के जाते हैं, आपने रिवाइज नहीं किया,
तो अगर ये फार्मूला आपको याद भी है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर है तो शुरुआत में आपको ये दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि थीटा यहाँ पे 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या लोग ले देते हैं, 0, और फिर फाई के आंसर क्या दे के आ जाते हैं, 0। वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे थीटा प्लेन पर खींचे गए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना, प्लेन से नहीं होता, प्लेन पर खींचे गए नॉर्मल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना एंगल बना रही है वो आपका थीटा होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसी तरह एक दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग दूसरा पॉइंट लिखते हैं तो हम बोल रहे हैं कि जो समतल पृष्ठ है इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे है, समांतर है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर होगा बच्चा, तो जैसे ये आपने, ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लेन हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस तरह है ना, ये आपका प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, तो ये देखो पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ। आप इस पर परपेंडिकुलर तो आप ये नॉर्मल तो ये खींचेंगे, नॉर्मल तो आप ये खींचेंगे, और जबकि जबकि आपकी फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, फील्ड लाइंस ऐसी होंगी, तो आप देख रहे हो इस ब्लैक मार्कर और इस बोर्ड मार्कर के बीच का जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है वो 90 है, वो क्या है, 90 है। तो यहां पर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और जब थीटा की जगह पर 90 वैल्यू पुट करोगे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दोनों ही जो आपके कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस हैं, दोनों दोनों ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको आपको याद भी रखना है कि परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा और पैरेलल सरफेस के लिए क्या होगा, ठीक है ना। तो इनको अच्छी तरह से आप समझेंगे और नोट भी करेंगे कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डाउट की वजह से लोग गलत भी करके आते हैं, ठीक है। अगर मैं इस तरह एक आपका क्यूब बनाऊं, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट आई कैप है, ई नॉट आई कैप है, और आपको बताना है नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू क्यूब, घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो बेटा जरा ई की डायरेक्शन देखो, ई की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जो ई की डायरेक्शन होगी हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा क्यूब पर 6 सरफेस होती है, कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस। तो एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, इन दो सरफेस को छोड़कर, इन दो सरफेस को छोड़कर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस के पैरेलल होंगी, वो सरफेस के पैरेलल होंगी, और जब सरफेस के पैरेलल होंगी तो 4 सरफेस बची, टोटल 6 सरफेस होती है क्यूब पर, तो इन दो को छोड़ के बाकी 4 सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और अगर पैरेलल है तो थीटा 90 होगा, और थीटा अगर 90 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उन 4 के लिए तो 0 हो गया। अगर हम सरफेस 1 की बात करें तो यहां पर ई की डायरेक्शन ये है ही है, और डीए भी इस तरह होगा, या ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह होगा। तो अगर प्लेन सरफेस फर्स्ट की बात करें तो यहां पर ई और ए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो आपका ये आपका हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर ए वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन पे होगा, जबकि ई वेक्टर का डायरेक्शन ये है,
तो यहां पर जो थीटा दिखाई देगा वो 180 दिखाई देगा, अपोजिट डायरेक्शन पर होंगी। तो यहां पर जो फाई ई आएगा माइनस ई ए आएगा, माइनस ई ए आएगा। और अगर इन दोनों का हम सम करें तो आपका फाई टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। फाई टोटल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये यहां से हम ये याद रख सकते हैं कि अगर एक प्लेन सरफेस है और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन पे लगा है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो 0 होगा। टोटल फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। चार सरफेस के लिए थीटा 90 बराबर 0 की वजह से हो जाएगा। और ये जो दो सरफेस दिखाई दे रही हैं इसमें एक के लिए पॉजिटिव होगा, एक के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे ये क्यू आप चार्ज है और ये आपने इस तरह एक स्फीयर बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह पास होंगी। तो जब अगर यहां पे देखेंगे तो एन वेक्टर इस तरह दिखाई देगा, यहां पर एन वेक्टर इस तरह दिखाई देगा। ये एंगल आपको 90 से छोटा दिखाई देगा और ये एंगल 90 से क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा और यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये जो कंडीशन दिखा रहा हूं ये हर एक पॉइंट पर इसी तरह फॉलो करेगी। तो अगर इसके लिए हम टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना आएगा, 0 आएगा। टोटल कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये भी हम समझ गए कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम किस तरह वैल्यू को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है।